नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम देखने जाएंगे 3 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जिद्दा में एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में बहुत सारी कंट्रीज होंगे जो कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो जाए, मतलब कि जो वॉर है वो अब रुक जाए, एंड हो जाए। और उसके लिए सारे कंट्री प्रयास करेंगे। और साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रही है अपनी सिटी जिद्दा में। जिद्दा दोस्तों कहाँ पे है? तो जिद्दा दोस्तों एक सिटी है सऊदी अरेबिया का, जो रेड सी के किनारे पे है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप कि जिद्दा का लोकेशन क्या है। जिद्दा जैसे देखिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया है, उसके रेड सी के किनारे पे ये एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है जिद्दा। तो ठीक है, यहाँ पे एक मीटिंग की जा रही है जिसमें यूक्रेन, रशिया, यूके यूके यूएस, यूरोपियन यूनियन और सब डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीकन यूनियन, ये सारे पार्ट लेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जिससे यूक्रेन और रशिया में पीस हो जाए। तो अब कुछ प्रश्न उठते हैं दोस्तों जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या समय आ गया है कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो जाए, नेगोशिएशंस हो जाए? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि देखिए, रशिया और यूक्रेन दोनों विलिंग हैं कि भैया हाँ पीस हो जाए और वॉर ख़त्म हो जाए, लेकिन अपने अपने शर्तों पे। और इन शर्तों से कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे यूक्रेन कह रहा है कि जब तक रशिया हमारी सारी ऑक्यूपाइड कैप्चर टेरिटरी छोड़ नहीं देता है तब तक ये पीस डील का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये तो बहुत मतलब एक तरह से एडमेंट पोजीशन हो गई कि चलिए रशिया जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, कोई पीस नहीं होगी। क्योंकि इसमें रशिया ने काफ़ी लाइव्स मतलब अपने अपने काफ़ी जवानों को की शहादत दी है। ये सारे जो एरियाज़ हैं यूक्रेन के ऑक्यूपाई करने के लिए, तो वो कभी मानेगा नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसने रशिया ने सही किया, बिल्कुल नहीं दोस्तों। किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। रशिया को अनकंडीशनली यहाँ से वापस लेना चाहिए। लेकिन रशिया का ये कहना है कि जिस एम से उसने यूक्रेन पे हमला किया था, जिस पर्पज़ से उसने यूक्रेन पे हमला किया था, वो पर्पज़ पूरा नहीं हुआ है। और अभी भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत एडमेंट है और पीस के लिए वो एक जेन्युइन ट्राई, जो जेन्युइन जो जेन्युइन एफर्ट है वो नहीं लगा रही है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये रिफ्ट बना है, अनकंडीशनल विड्रॉल, जो रशिया कभी नहीं करेगी और रशिया ये बार बार कहती भी है। और उसके अलावा दोस्तों यूक्रेन को यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट भी है। लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यूक्रेन को। यूएस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और इन जैसे कंट्रीज से उसको अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं इस वॉर को लड़ने के लिए, जिससे वो रशिया का डट के सामना कर रहा है। और रशिया वो बैकफुट पे जाता हुआ दिख रहा है इस वॉर में। क्योंकि रशिया तो अपने जो इंडिजीनियस वेपन है उनसे लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के पास वैरायटी ऑफ वेपन्स है, इंक्लूडिंग फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन। और अभी हाल ही में जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन वॉर को तब तक फंड करते रहेंगे जब तक कि रशिया पीछे नहीं हट जाती। रशिया पीस टॉक पे आके, यूक्रेन और रशिया एक एमिकेबल पीस टॉक्स पे आके जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक वो यूक्रेन को वॉर में फंड करते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, यूक्रेन को क्या ही करना है। यूक्रेन को बस अपने सैनिक लड़ाने हैं रशिया से, जो उसके पास काफ़ी मात्रा में है, और बाकी हथियार तो उसको मिल ही रहा है जिससे रशिया को उसका सामना करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन हैज़ बिकम ऑल पावरफुल टू फाइट विथ रशिया। इसीलिए यूक्रेन जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गया यूक्रेन और रशिया की बात। अब देखते हैं और कंट्रीज़ की क्या क्या पोजीशंस है इसमें। अब चाइना की बात करते हैं दोस्तों। चाइना ने भी पीस की बात कही है कि भैया रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस होना चाहिए। वो दोस्तों चाइना जो पीस नेगोशिएशन की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है कि जब वॉर शुरू हुआ था तो उसने रशिया को कंडेम नहीं किया था रशिया के, बल्कि वो साइड जाता हुआ दिखा था। तो वो इस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है कि आपने वॉर में रशिया का साइड लिया। तो इसीलिए चाइना ने 12 पीस पॉइंट की बात की है। और 12 पीस पॉइंट में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं कि सबसे पहले कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है किसी कंट्री की, वो ब्रीच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ बात तो यूक्रेन की हो रही है, लेकिन चाइना जो है वो इनडायरेक्टली यूएस को कह रहा है कि आप ताइवान के मुद्दे पे
ताइवान के मुद्दे पे चाइना में इंटरफेरेंस ना करे। और चाइना ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी आफत आ जाए, चाहे कोई भी वॉर जीत रहा हो या हार रहा हो, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद चाइना ने कहा कि भैया कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से निकल जाना चाहिए। इसका सीधा हमला दोस्तों है वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। ये कहना चाह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जिस तरह यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, उससे एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा हो गई है और अब दुनिया ऐसा लग रहा है कि दो भागों में बट रही है, जिसमें एक भाग जो है वो रशिया का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, जिसमें चाइना, बेलारूस और ईस्टर्न यूरोपियन की कुछ कंट्रीज़ हैं, और एक भाग जो वेस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। इससे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो रही है, तो इसीलिए कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से निकलने की बहुत ज़रूरत है। और इसने एक बात और कही कि किसी भी कंट्री को कोई मिलिट्री ग्रुप ज्वाइन करने से बचना चाहिए। चाइना का सीधा हमला था नाटो पे कि नाटो को ज़बरदस्ती ये वॉर फ्यूल नहीं करना चाहिए और बार बार यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात और मीटिंग्स नहीं चलनी चाहिए, जिससे रशिया और भी मतलब वॉर के लिए आतुर हो जाएगा और इससे वॉर सिर्फ और सिर्फ वॉर बढ़ेगी, पीस की बातें नहीं होंगी। तो ये बातें कहनी है चाइना की। दोस्तों ये बात जो चाइना बातें कर रहा है, इसमें चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी जो सॉवरेंटी की बात कर रहा है, चाइना के खुद बहुत सारे सॉवरेंटी इशू हैं, खासकर इंडिया से, ताइवान से, साउथ चाइना सी में। ये सारे जो सॉवरेंटी इशू हैं, ये यहाँ पे रेस करके ये अपनी ही बात कर रहा है। हालांकि ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जहाँ चाइना ये क्लेम करता है कि तिब्बत में हमारी सॉवरेंटी है, अस्काई चीन में हमारी सॉवरेंटी है, तो वहाँ इंडिया की भी सॉवरेंटी है। तो ये सब डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं जिनको उठा के चाइना इस मामले को और भी पजल्ड बना रहा है और भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। चलिए दोस्तों, तो चाइना की बात हो गई। अब अफ्रीकन यूनियन ने भी पीस टॉक की बात कही है, कुछ पॉइंट्स फार्मूलाज की बात कही है। देखिए, अफ्रीकन यूनियन का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है दोस्तों, वो है वीट सप्लाई, ग्रेन सप्लाई, वीट ग्रेन और फर्टिलाइजर सप्लाई। जो ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट है जिसको रशिया ने रोक दिया है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के देश हैं, और उससे वहाँ भुखमरी जैसी स्थिति आ गई है। तो अब अफ्रीका ये चाह रही है कि भैया तुम लोग लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो ग्रेन एग्रीमेंट है उसको ब्लॉक मत करो, उसको चलने दो। मतलब ब्लैक सी से जो भी ग्रेन अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं, उनका एक्सपोर्ट को मत रखो, बाकी लड़ते बढ़ते रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अफ्रीकन यूनियन ये चाहती है, हालांकि उसने ये नहीं कहा कि लड़ते रहो, लेकिन वो इनका कहने का ये मतलब है कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स है जो फूड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं दुनिया के, वो नहीं रुकने चाहिए और यूक्रेन और रशिया में एक पीस समझौता होना चाहिए, वॉर तुरंत स्टॉप होना चाहिए। देखिए, ये तो अफ्रीकन यूनियन की बात हो गई, इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। अब दोस्तों आता है ब्राज़ील। भैया ब्राज़ील ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि एक पीस क्लब बनाओ, और पीस क्लब में जो जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की न्यूट्रल कंट्रीज़ को रखो और वो मिलके एक पीस फार्मूला बनाए जो रशिया और यूक्रेन दोस्तों दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो ब्राज़ील इसकी बात कर रहा है, हालांकि ये दूर की कौड़ी लग रही है क्योंकि जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है, वो थोड़ा बहुत इंडिया की सुनी जा रही है, लेकिन अभी भी रशिया और यूक्रेन में वॉर काफ़ी तंज है और वो किसी भी कंट्री की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब देखिए तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें। देखिए, इंडिया का हमेशा, कोई भी दुनिया में वॉर होता है तो इंडिया का इंटरेस्ट उसमें हमेशा रहता है, क्योंकि दुनिया में लगभग हर जगह इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। हालांकि भारतीय डायस्पोरा को वहाँ से तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी इफ़ेक्टिव जो इंडिया के स्टेक्स हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो इंडिया एक डिप्लोमेटिक दो राहे पे आके खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ वो रशिया को कंडेम नहीं कर सकता है क्योंकि उससे वो उस पे हथियारों की जो इंडिया की हथियार के इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और एक तरफ वो वॉर को कंडेम किए बिना रह भी नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली हमेशा अगेंस्ट किसी एग्रेशन के अगेंस्ट ही रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक वो डबल एज सॉर्ड हो गया है, मतलब दो धारी तलवार हो गया है, जहां इंडिया खड़ा है। एक तरफ वेस्टर्न सैंक्शंस हैं जो रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इंडिया का ट्रेड है रशिया से जो अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और उसके लिए इंडिया रशिया से
इंडिया रशिया से अब जो युआन है और रिम्बाबी है उसमें डील कर रहा है और इंडिया चाइना से सस्ते तेल भी खरीद रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि इंडिया के लिए अब चाइना और यूक्रेन के वॉर का ख़त्म करना इंडिया के इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ इंडिया को अपने टाइज रशिया से नॉर्मल रखने हैं और जो इम्पोर्ट इंडिया रशिया से करता है वो अभी हाल फिलहाल में ख़त्म नहीं होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हम इनसे मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं जिसमें अभी हमें आत्मनिर्भर होने में कम से कम नहीं तो 10 साल लगेंगे। जो हमारी इंपोर्ट है रशिया से वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की वो 70% है, जो हम अगर हम कम भी करेंगे उसको सब्सटीट्यूट भी करेंगे तो भी 2035 तक हम इसको सब्सटीट्यूट कर पाएंगे विद करंट लेवल ऑफ जो हम आत्मनिर्भर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक इंडिया के पास डिप्लोमेटिक रो है जो रशिया और यूक्रेन को पीस टॉक्स पे लाने पे मजबूर करना है इंडिया को, और इंडिया को कोशिश करनी है कि वहाँ वॉर रुक जाए और सैंक्शंस जो है रशिया के ऊपर हट जाएं, ताकि हमारा भी जो ट्रेड है वो रशिया से स्मूथली हो सके और एवरीथिंग शुड कम टू बैक टू नॉर्मल। तो ये दोस्तों इंडिया का स्टैंड है। और दोस्तों अब बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप की, दोस्तों दे आर एडमेंट। वो चाहते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन की बात माने और वो टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई किया है उसको छोड़े, तभी कोई एक मीनिंगफुल बात होगी। चूँकि सऊदी अरेबिया इसको ब्रोकर कर रही है तो उम्मीद ये है कि वहाँ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा और एटलीस्ट जो खून खराबा चल रहा है वो कुछ हद तक रुक जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं कि अभी वॉर, देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ जो मैंने बोली है ये सब यहाँ लिखा हुआ है, आप PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों देखते हैं 500 दिन हो गया है वॉर को और अभी कौन कहाँ पे है, कौन किस किस एरियाज़ को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं इसको रशिया ने पहले ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन यूक्रेन ने यहाँ से रशियन फोर्सेस को खदेड़ दिया है। ये जो दोस्तों ऑरेंज एरिया है इसको अभी भी रशिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। दोस्तों देखिए इसमें से ये क्रीमिया, लुसाक और डोनेस्क का जो एरिया है उसको रशिया ने फेब 2022 फेब के पहले कैप्चर कर लिया था, और ये सारे जो एरियाज़ हैं 2022 फेब के बाद कैप्चर किए गए हैं जो अभी भी रशियन ऑक्यूपेशन में है, और ये अभी भी यहाँ पे वॉर जारी है। और ये सारे जो एरियाज़ है दोस्तों इसको यूक्रेन ने रशिया से वापस ले लिया है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था कि अभी वॉर में कौन कहाँ पे है, आप इस PDF में इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गया पीस टॉक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GST काउंसिल में हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने बोला है कि भैया जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर तो 28% टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे जो कर लो। तो और ये 28% टैक्स जो है वो फुल फेस वैल्यू पे लगेगी। फुल फेस वैल्यू क्या है वो मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो ऑनलाइन गेमिंग में दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग में ऑनलाइन गेमिंग है और आपका हॉर्स रेसिंग है और कसिनोज़ हैं। तो इन तीनों पे 28% GST लगेगा, जिससे ये इंडस्ट्री काफ़ी नाराज़ है और उसका कहना है कि भैया इससे हमारा बहुत लॉस होगा। तो अब फेस वैल्यू पे जो टैक्स लगेगा उसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कसिनो में गए खेलने के लिए और आपने 1000 रुपये एंट्री फ़ी दी, तो अब जब आप कसिनो में खेलने लगे और 300 रुपये मान लीजिए आपने जीत लिया, तो आपका जो टैक्स है वो 1300 रुपये पे नहीं लगेगा। आपका टैक्स ये 28% सिर्फ 1000 रुपये पे लगेगा। तो अब आपको कुल मिला के 1280 रुपये पे करने होंगे और आप अंदर जाके जितना भी चाहें उतना जी सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इस एंट्री फी पे टैक्स है, इसी को कहते हैं फेस वैल्यू पे टैक्स। तो हालांकि जो गेमिंग और हॉर्स राइडिंग और हॉर्स रेसिंग और जो भी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं वो बहुत कड़े तरीके से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध में है ज़रूर, लेकिन उनका कहना है कि इससे उनका काफ़ी नुकसान ज़रूर हो जाएगा। और कुछ स्टेट्स जैसे कि गोवा, सिक्किम, इनमें जो कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वो कह रहे हैं कि इससे इनके स्टेट रेवेन्यूज़ को बहुत ही घाटा होगा। और दोस्तों इसमें ये जो 28% का टैक्स है उसको लाने के लिए जो एक्ट है, जो GST एक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो GST एक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा और उसमें ये इफेक्टिव क्लॉज डाले जाएंगे। और न सिर्फ सेंट्रल GST बल्कि स्टेट GST को भी
चेंज करना पड़ेगा। और उसमें जो ऑनलाइन गेमिंग और ये सारे जो फील्ड्स हैं जैसे हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज, उनको 28% टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने एक ब्रीफ में आपको बताया है और डिटेल में आप इसमें पीडीएफ में देख सकते हैं। पूरी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में भी आपको बता दूं, हालांकि मैंने पहले बहुत बार उसको डिस्कस किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट के में इसको बनाया गया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जीएसटी। ये 101वां अमेंडमेंट पूरे देश में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात कहता है। इसमें आर्टिकल 279A है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद आर्टिकल 279 में इंसर्ट किया गया था और जिससे जीएसटी काउंसिल बनाने की बात कही गई थी। और उसको कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएंगे। मेंबर कौन कौन होगा जीएसटी काउंसिल का? जो हमारे जो चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल को, वो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होंगे। इसमें स्टेट के जो फिनेंस मिनिस्टर होंगे वो होंगे और यूनियन टेरिटरीज के जो फिनेंस मिनिस्टर होंगे वो होंगे। और हम जो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फिनेंस है, टैक्सेशन, या अदर मिनिस्टर जो स्टेट के होंगे उनको भी इसमें मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा। और फंक्शंस क्या है दोस्तों? इसमें आर्टिकल 279A(4) ये कहता है कि ये जो काउंसिल है वो रिकमेंडेशन देगी यूनियन और स्टेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, और मॉडल जीएसटी लॉज प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जीएसटी रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन इस पर दी जाएगी। आप दोस्तों इसको देख सकते हैं और ये मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। अब दोस्तों आते हैं हम आर्टिकल 370 पे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त से हियरिंग चल रही है आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था उसको इनवैलिडेट करने के लिए। और इसके जो वकील हैं वो हैं हमारे भैया जी कपिल सिब्बल। तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट, जो उसका एब्रोगेशन था सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर दे और आर्टिकल 370 रिज्यूम हो जाए। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आर्टिकल 370 की वो ये कहती है कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है, नलीफाई किया जाता है, प्रोवाइडेड कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसको अप्रूव कर दे। तो अब देखिए ग्लिच यहाँ दोस्तों, ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भैया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को उसने बनाया जम्मू एंड कश्मीर को, और फिर वही लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करने लगी वहाँ के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 के अंतर्गत वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद इसका काम खत्म हो गया, ये नलीफाई हो गया, इनवैलिडेट हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर 370 को हटाया जाता है और जब कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जब प्रेसिडेंट 370 को हटाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वहाँ कोई मतलब नहीं है, जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे फॉर्म्ड नहीं है, तो 370 के एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछने का कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बात जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कपिल सिब्बल जी से। अब इस पे अभी बहस चल रही है, कपिल सिब्बल जी भी अपनी बातें रख रहे हैं कि कैसे 370 को नहीं हटाना जाना चाहिए, इसका एब्रोगेशन बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना कंसेंट के उसको हटाना एकदम इलीगल है। तो इसी पे बहस चल रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिंचपिन्स हैं उन पे बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए क्लॉज 3 है आर्टिकल 370 का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाने के लिए एक नोटिफिकेशन निकालने की। मतलब वो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट निकाल देंगे तो 375 इनऑपरेटिव हो जाएगा या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये मॉडिफिकेशन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेंट से करनी है, इसको नेसेसरी कहा गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो परमानेंट बॉडी थी ही नहीं, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती और वो उसकी इनडेफिनिट लाइफ नहीं थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसकी इनडेफिनिट लाइफ नहीं थी और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी। वो पर्पस पूरा होने के बाद अब वो फक्शस ऑफिशियो हो जाएगी। फक्शस ऑफिशियो मतलब कि नो मोर इन यूज, अब वो यूज में नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई तुक नहीं, प्रेसिडेंट ने जो उसको एब्रोगेट किया है 370 को, वो बिल्कुल सही है। तो अभी देखिए दोस्तों,
अभी हियरिंग चल रही है और फाइनल कंक्लूजन उसमें क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये थोड़ा-सा मैंने आज जो हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए पटना हाई कोर्ट ने नोट दे दिया है कि भैया कास्ट बेस्ड सर्वे कर सकते हो। नीतीश बाबू एकदम खुश हो गए हैं और अब बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे होगा। जितने भी शिक्षक हैं वो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे। बच्चे भैया पढ़ेंगे ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कास्ट बेस्ड सर्वे तो जरूर होना चाहिए पटना में, बिहार में। तो इसीलिए अब जितने भी टीचर हैं वहाँ के, अब वो कास्ट बेस्ड सर्वे करने में जुट जाएंगे। भाई पॉलिटिकल फायदा पहले जरूरी है, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कास्ट सेंसस और सेंसस और कास्ट सेंसस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, और वो सारी चीज़ें मैंने जो पहले डिस्कस की थी वो मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं फिर से डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। तो ये पूरी चीज़ें वैसे यहाँ पे हैं, आप पीडीएफ में इसको देख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स में मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब नाइजीरिया में जो कॉप चल रहा है इस समय, जो गतिरोध चल रहा है वहाँ की मिलिट्री और वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले थर्सडे की बात हो रही है। नाइजर एक्सपीरियंस अटेम्प्टेड कॉप, एक कॉप हुआ जिसमें कुछ सोल्जर्स ने जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बाजोम, उनको आउस्ट करने की, मतलब कि सत्ता से हटाने की कोशिश की। अब जो प्रेसिडेंट बाजोम है उन 2021 में वो इलेक्ट किए गए थे, और ऐसा कंट्री में पहली बार हुआ था कि पीसफुली किसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है। और ऐसा लग रहा था कि फ्रांस से इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद 1960 के बाद पहली बार वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। लेकिन ये कॉप जो है, इसकी वजह से अब जो पीस और स्टेबिलिटी है वो अफ्रीका के साहेल रीजन, साहेल मतलब जो सवाना रीजन है, वहाँ पे अब फिर वो पीस और स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई है। तो अब लेकिन और ये जो उसके जो नाइजर के अगल बगल के कंट्रीज है जैसे माली, बुर्किना फासो, उनको भी ये इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, नाइजीरियन गवर्नमेंट है, वो कॉप को रिजेक्ट कर रही है। करिए भैया, ये कॉप तो हुआ है लेकिन हमारे प्रेसिडेंट आउट्स नहीं हुए हैं, वो अभी भी हैं। और वो जो नाइजर की डेमोक्रेटिक पैट्रियोट्स हैं वो इसको कॉप को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हैं। और गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर रही है कि प्रेसिडेंट बाजोम को जो डिटेन किया हुआ है ये मिलिट्री ने, वहाँ के जो कॉप के जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने कॉप किया हुआ है, वो उनको अनकंडीशनली छोड़ दें। अब देखिए कॉप का रीज़न क्या है। देखिए जो सोल्जर्स हैं, मतलब जो वहाँ के सैनिक हैं जिन्होंने कॉप किया है, उन्होंने कहा, वो अपने आप को कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर सेफ गार्डिंग द कंट्री। उनका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर सेफ गार्डिंग कंट्री। और वो कहते हैं कि जो कंट्री में बहुत डिटोरिएट, मतलब सिक्योरिटी रीजन काफ़ी डिटोरिएट कर गई है और इकोनॉमिक और सोशल गवर्नेंस वहाँ काफ़ी पुअर है। अब दोस्तों ये तो हास्यास्पद बात है, ये अफ्रीका में कब ये अच्छा रहता है, वहाँ हमेशा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। और इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस तो पुअर वहाँ बहुत सालों साल से है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये सब सिर्फ खाली बहाने हैं किसी गवर्नमेंट को आउट करने की, जब वो अच्छा काम करने की कोशिश करती है, ताकि स्टेटस क्यू ऐसे देशों में बना रहे और वहाँ की जो मिलिट्री है वो ऑल पावरफुल बनी रहे। और उन्होंने क्या किया भैया कि जो स्टेट टेलीविज़न है उसका कंट्रोल ले लिया और ये अनाउंस कर दिया कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सिक्योरिटी फोर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको सस्पेंड है, वो काम नहीं करेंगे। और अब जो सिक्योरिटी फोर्स हैं वो पूरे सिचुएशन को मैनेज करेंगी। और उसको ये कहा गया है कि ये जो कॉप है किसने ट्रिगर किया है, जो प्रेसिडेंट क्यों ट्रिगर हुआ है, मतलब इसका रीज़न ये है कि जो प्रेसिडेंट बाउजम है उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल गार्ड का हेड है जनरल तिचियानी, उसको अपने पोजीशन से निकाल दिया। तो उसको निकालने के बाद इनके जो सपोर्टर है वो नाराज़ हो गए और अब भैया कॉप हो गया। ये भी सब दिक्कतें हैं इन सब देशों में। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये देखिए जितने भी साहेल रीजन के कंट्रीज़ हैं वहाँ डिस्टेबलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट चैलेंजेस इससे हो सकते हैं। और देखिए नाइजर जो है वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर था उस रीजन का, और बहुत ही स्टेबल कंट्री थी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब जो कॉप वहाँ पे हुआ है इससे वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और वहाँ की जो रीजन की सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब देखिए यूएस ने क्या इंटरनेशनल रिस्पांस क्या कहा है, वाइट हाउस ने कहा है कि कोई भी क्रेडिबल इंडिकेटर नहीं है कि रशिया और वैगनार ग्रुप इसमें है। अब भैया यूएस को इसमें भी रशिया और वैगनर दिख रहे हैं, तो इस कॉप में कोई भी क्रेडिबल लेकिन वहाँ इंडिकेशन नहीं है कि इस कॉप में वो लोग हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नाइजर की सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर कर रही है और जो भी सिक्योरिटी और इम्प्लीकेशंस हैं उन पर नज़र रखा जा रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कदम उठाया जाए।
नाइजर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है। देखिए लैंडलॉक कंट्री है। इसके पड़ोसी कौन कौन है? लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, चाद, नाइजीरिया और बेनिन। तो ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं और ये साहिल रीजन में आता है दोस्तों, सवाना रीजन में आता है। देखिए ये दोस्तों ये है अफ्रीका का सहारा रीजन, सहारा डेजर्ट, और ये है सवाना रीजन जिसको हम साहिल भी कहते हैं। और फिर ये आ जाता है आपका इक्वेटोरियल रीजन। तो ये तीनों रीजन हैं। जो ये नाइजर है ये साहिल सवाना रीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसका कैपिटल है नियामे, इसका जो कैपिटल है वो है नियामे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा इसकी लोकेशन और इसके अगल बगल के कंट्रीज और उसका कैपिटल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कॉप हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डीप टेक स्टार्टअप्स की बातें कर रहे हैं इस एडिटोरियल में। तो इस एडिटोरियल की हम समरी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्या बात हो रही है। देखिए दोस्तों, पहले तो ये देखना होगा कि ये बात करते हैं डीप स्टार्टअप्स क्या होते हैं दोस्तों। वो मतलब वो टेक्निकल स्टार्टअप्स जो डीप डीप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे स्पेस, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ये सब आपके डीप टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो डीप टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स काम करते हैं वो उनकी बात की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अब सिर्फ टायर 1 में ही नहीं, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी अब डीप स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। और 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स अब देश में आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टअप मूवमेंट जो है वो जो ई कॉमर्स से अब हट के डीप टेक्नोलॉजी पे भी आ रहा है। डीप टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है मैंने आपको बताया। और ये जो है दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी में एक नए एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहा है। और जो प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर लैब्स का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया और स्टेट ऑफ द आर्ट डीप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क की बात की जा रही है। यहाँ पे 200 डीप टेक कंपनीज को इंक्यूबेट किया गया है और 500 करोड़ का यहाँ पे वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू इन डीप टेक कंपनीज का निकाला गया है। सी कैंप है दोस्तों, ये 7 डीप बायोटेक स्टार्टअप्स को इसने रेज किया है वर्थ ऑफ 550 करोड़। उसके बाद नेशनल केमिकल लेबोरेटरी वेंचर सेंटर है दोस्तों, ये सपोर्ट और फाइल किया है हाई क्वालिटी पेटेंट्स को जो कि डीप स्टार्टअप्स में बनाया है। अब देखिए दोस्तों, ये आईआईटी और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनके फैकल्टी मेंबर्स को ये लगता है कि वो अपनी खुद की डिस्कवरी या वो वहाँ के जो एलुमनी है उनको यूज़ करके डीप स्टार्टअप्स में कोई इनोवेशन करें। इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग, कोई पेटेंट लाइसेंस करने से बढ़िया है कि वो खुद का ही स्टार्टअप रिजीम बनाए और डीप टेक्नोलॉजी में कोई एक मतलब बढ़िया टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करें इंस्टेड ऑफ लाइसेंस और पेटेंटिंग रीअसाइनमेंट्स। मतलब कि उसी असाइनमेंट्स को जो बने हुए हैं उनको पेटेंट कराने में, उनमें मॉडिफिकेशंस करके उसको रीपेटेंट कराने में, रीअसाइन करने में, उससे करने से अच्छा है कुछ नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को वो लोग खुद ही ले आएँ, ना कि कहीं पे आउटसोर्स करें। अब देखिए दोस्तों, ये एक स्टार्टअप्स मेन रूट होते हैं थ्रू विच इंडिया इज टेकिंग टेक्नोलॉजी रिस्क, अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर एनी कंट्रीज प्रोसेस टू बिल्ड न्यू कैपेबिलिटी। देखिए टेक्नोलॉजी रिस्क इंडिया ले रही है डीप स्टार्टअप्स को यूज़ करके। और इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। वो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग हमने चंद्रयान 3 मून पे भेजा है। हमारा पहला मिशन फेल हो गया था, इससे काफ़ी हमारा लॉस हुआ था। लेकिन हमारा जो तीसरा मिशन है, जो चंद्रयान 3 वाला मिशन है, ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये रिस्क जो हमने लिया था वो वर्थ इट हो जाएगा। और जो मून का साउथ पोल है वहाँ पे वो हम पहुँच पाएंगे और हम ऐसे करने वाले पहली कंट्रीज हो जाएंगे जिससे हमारा जो स्पेस कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन है, स्पेस का जो कॉमर्शियल असाइनमेंट्स हम लेते हैं स्पेस में, जैसे कि अभी हम सिंगापुर के कुछ सैटेलाइट्स को स्पेस में ले गए थे। तो इस तरह के हमारे असाइनमेंट्स को बल मिलता है और हमारे कंट्री की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो कॉमर्शियली और वाइबल होती हैं, जिससे कि फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ेगा हमारे देश में। तो ये सारी चीज़ें रिस्क लेने से हम टेक्नोलॉजी में हमें थोड़ा लॉस तो हुआ वहाँ पे, लेकिन अब हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये रिस्क वर्थ इट हो जाएगा। और फिर हमारे जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनका सिक्का दुनिया में
चलने लगेगा। देखिए एक ये दोस्तों सक्सेसफुल मॉडल है, जो इंडस्ट्री होती हैं वो डीप टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और जो सक्सेसफुल स्किल टेक्नोलॉजी ये स्टार्टअप्स बनाते हैं उनको खरीदने में वो इंटरेस्टेड रहती हैं हमेशा। और इसका रीज़न ये है कि दोस्तों ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो अपना रिस्क एपेटाइट उसने गेन कर लिया है, और उसने एक सिस्टम वाइड अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया है, जिससे वो रिस्क मेजर कर सकते हैं। जो जो इंडस्ट्री है वो एक सिस्टम वाइड शेयर्ड अप्रोच के साथ आई है, जिससे कि वो इन स्टार्टअप का रिस्क मेजर कर सकती है कि हाँ ये कितने रिस्क में है, और जो उनके प्रोग्रेस के हिसाब से उनका फंडिंग करती है। मतलब कि अगर आपने स्टेज 1 बना लिया इस मशीन का, तो हम आपको XYZ फंड देंगे, स्टेज 2 बना लिया तो XYZ फंड देंगे। तो इस तरह से स्टेज वाइड फंडिंग जो ये कंपनीज करती हैं रिस्क एसेस करके, ये जो मॉडल है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है अभी तक। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया 2.0 की बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया तो हमने देखा कि हमने MSMEs में और जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया स्टार्टअप इंडिया में। लेकिन अब ये जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 मस्ट बी फोकस्ड ऑन डीप टेक्नोलॉजी। बस यही बात है, जैसे कि डिफेंस, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ, इन सब एरियाज में भी इसका यूज़ होना चाहिए। तो देखिए कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि स्टार्टअप इंडिया 2 जो है वो अपनी सारी एनर्जीज इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंडस्ट्रियल और पब्लिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए, और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और नेशनल सिक्योरिटी और अदर नेशनल कैपेबिलिटीज़ को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए उसमें इनोवेशन और डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उसको स्टार्टअप इंडिया 2.0 को फोकस करना चाहिए। तो ये बात हमारे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग खबर है दोस्तों। एक और जो चीता है वो डेथ हो गया, फीमेल चीता है वो उसकी डेथ हो गई है, और अब 6 चीते टोटल जो इनकी डेथ अलग अलग रीज़न से हो चुकी है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि इसमें जो फीमेल चीता है उसका नाम है धात्री, उसकी डेथ हो गई, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने प्लास्टिक इन्फेक्शन हुआ है उसको, और इसकी वजह से उसने अपने स्किन को रिपीटेडली खुजलाया है, स्क्रैच किया है, जिससे कि उसको चोट आई है, अपने आप को उसने जख्मी कर लिया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब ये 6 चीते अभी तक डेथ कर चुके हैं। जो 20 चीते आए थे जिसमें से 12 साउथ अफ्रीका से थे और 8 नामीबिया से। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से चीते हैं। देखिए 27 मार्च को दोस्तों 27 मार्च को साशा की डेथ हुई थी किडनी फेलियर की वजह से। 23 अप्रैल को उदय की डेथ हुई थी कार्डियोपल्मोनरी फेलियर की वजह से। मई नई को दक्षा की डेथ हुई थी वॉलेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग मेटिंग अटेम्प्ट, मतलब कि जो आपस में ही लड़के घायल करके एक दूसरे को उन्होंने घायल किया और एक की मृत्यु हो गई उसमें से। और फिर 3 चीता कब दोस्तों, मतलब 4 चीते कब्स पैदा हुए थे जिसमें से 3 चीता कब की मृत्यु हो गई ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर एंड डिहाइड्रेशन। तेजस की मृत्यु हुई 11 जुलाई को आपस में फाइटिंग की वजह से। फिर 14 जुलाई को सूर्या की डेथ हुई इन्फेक्शन की वजह से। और अब 2 अगस्त को धात्री की डेथ हुई है। और क्यों हुई है अब ये अनाउंसमेंट अभी किया जाना बाकी है दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब चीतों की डेथ हो रही है तो अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ चीतों को वो राजस्थान में रीलोकेट करें ताकि और डेथ्स को बचाया जा सके। राजस्थान भी फेवरेबल क्लाइमेट देता है इन चीतों के ब्रीडिंग के लिए और हैबिटेशन के लिए, तो इस पे भी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है और उसने चिंता भी जाहिर किया है इन चीतों की डेथ्स पे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम चालू किया है। क्या है ये स्कीम, देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट दोस्तों जो सामान खरीदती है अपने अपने कामकाज को चलाने के लिए वो कुछ वेंडर से खरीदती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और वेंडर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो सप्लायर्स होते हैं वो उसे कोर्ट में ले जाते हैं। तो अब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों डोमेस्टिक कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम, जिसमें विवाद से विश्वास, इसका नाम ये भी रखा गया है, विवाद से विश्वास। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट एक स्कीम है दोस्तों, और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अक्टूबर 31 डेडलाइन दे रही है सरकार कि जितने भी प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट से अपना सारा डिस्प्यूट सेटल कर लें। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो डिस्प्यूट है ये एक तरह से इनका जो सेटलमेंट होगा वो ग्रेडेड सेटलमेंट होगा, मतलब कि
फेजेस में सेटलमेंट होगा। वो डिपेंडिंग ऑन पेंडेंसी लेवल, मतलब कि कोर्स में जितनी पेंडेंसी होंगी उनको देखते हुए जितने सेटलमेंट्स हैं उनका फेज वाइज धीरे धीरे निपटारा किया जाएगा। और इसमें जितने भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको उनकी बात कही जा रही है, इंटरनेशनल वाली बात नहीं की जा रही है। तो ये दोस्तों था विवाद से विश्वास, जो डिस्प्यूट सेटलिंग मैकेनिज्म है गवर्नमेंट और जो उसके वेंडर्स हैं प्राइवेट पार्टीज हैं, वो उसके बारे में यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया ने एक सुपर कंडक्टर का आविष्कार किया है और उस सुपर कंडक्टर को बनाया है एक मटेरियल जिसका नाम है एपाटाइट। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, बहुत टेक्निकल था। तो मैं जैसे साइंस के आर्टिकल्स बहुत टेक्निकल होते हैं दोस्तों हिंदू के, तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिन धातुओं का, जिन टेक्नोलॉजी का वो बात करती है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों ये सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है और एपेटाइट की बात कर रहा है। तो एपेटाइट दोस्तों क्या है? एपेटाइट एक फॉस्फेट मिनरल है जिसका केमिकल कंपोजिशन फास्फोरस के सिमिलर होता है, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है टू प्रोड्यूस फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। और अब इसको सुपर कंडक्टर की तरह भी देखा जा रहा है, सुपर कंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर। दोस्तों देखिए, सुपर कंडक्टर कोई भी मटेरियल तब बनता है जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले आया जाता है, तब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अब इस जो ये मिनरल है इसकी बात की जा रही है, इसको कहा जा रहा है कि साउथ कोरियन जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये देखा है, ये डिस्कवरी की है कि इसका एट रूम टेम्परेचर पे भी इसको सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है, और उसी के प्रोसेस के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो आपको अपाटाइट के बारे में जानते रहना है कि भैया ये एक फॉस्फेट मिनरल है और ये सुपर कंडक्टर की तरफ यूज होता है बाई साउथ कोरियन साइंटिस्ट्स। और ये इसके यूज़ क्या होते हैं? ये फॉस्फेट रॉक्स से बनता है और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में इसका यूज़ अभी तक होता आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो भैया ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।